हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। हम लोग जैसे सीजीएल, जेपीसी, सीडीपीओ और झारखंड के अन्य एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। कल के वीडियो में तो दोस्तों हम लोग झारखंड जीके के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। झारखंड जीके का अब तक हम लोग 10 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो है आज से हम लोग जो है समान अध्ययन के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस सारे क्वेश्चन जो है मिक्स करके बनाए गए हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ये सारे जो क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी दोस्तों अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृति में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति जो है उसकी मुद्राओं और जो है पक्की मिट्टी की कलाकृति में जो है किस पशु का चित्रण नहीं मिलता है। बाघ का, गाय का, गेंडा का या हाथी का। तो हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं और पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में दोस्तों ये गाय का चित्रण नहीं मिलता है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किस पशु का चित्रण नहीं मिलता है दोस्तों, तो गाय का चित्रण नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों आप लोगों को पता है हड़प्पा सभ्यता की जो है ये कब से कब चलने वाला एक सभ्यता था। तो ये 2500 से लेकर, इसकी जो तिथि है 2500 से लेकर 1750 बीसी तक ये चलने वाला एक संस्कृति थी। ये दोस्तों हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी संस्कृति ये कौन सी सभ्यता थी, तो इसे हम लोग जो है कहाँ से सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति या जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो कहाँ से सभ्यता और ये किस काल में आता है दोस्तों, तो ये जो है आदि ऐतिहासिक काल में आता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का जो काल है वो कौन सा है। तो हड़प्पा संस्कृति का जो काल है ये कौन सा है, तो आदि ऐतिहासिक काल। ये किस काल में आएगा दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखें। हड़प्पा संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहाँ से सभ्यता या ब्रोंज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता था दोस्तों ये किस तरह का सभ्यता था, तो ये एक मातृसत्तात्मक सभ्यता था। मातृसत्तात्मक सभ्यता था, यानी जो यहाँ पर जो है माता का जो है माता का महत्व काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए से ये एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। तो इन पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखें। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर गाय का जो है आपका हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं और पक्की मिट्टी में जो है चित्रण नहीं मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की मुद्रा या कॉइन्स में किस देवता की आकृति का जो है चित्रण मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो है जहाँ पर वहाँ पर जो कॉइन्स चलता था तो वहाँ पर किस देवता की आकृति मिलता थी दोस्तों, तो यहाँ पर जो है पशुपति की जो है आकृति देखने को मिलती थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुद्रा या कॉइन्स में। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखें। बाकी यहाँ पर जो मुद्रा थी उस पर ज़्यादातर किस पशु का जो है चित्रण मिलता है, तो ज़्यादातर जो है बैल जो है इसका जो है चित्रण मिलता था। बैल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मोहर पर इसका चित्रण बैल का मिलता था। और अगर देवता का पूछा बात किया जाए तो देवता में पशुपति नाथ का सबसे अधिक चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। तो अमरी ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये सिंध में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो है स्थल का नाम याद रखिए जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे राखी गढ़ी दोस्तों ये कहाँ पर है, तो राखी गढ़ी ये आपका दोस्तों ये आपका कहाँ पर है, तो राखी गढ़ी हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ पर है, तो हरियाणा में, राखी गढ़ी हरियाणा में। उसके अलावा दोस्तों याद रखिए कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा आपका दोस्तों कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए लोथल कहाँ पर है दोस्तों, तो लोथल जो है ये कहाँ पर मिलेगा आपको, तो लोथल आपको गुजरात के क्षेत्र में मिलेगा। लोथल कहाँ पर, तो गुजरात के क्षेत्र पर जो है लोथल मिलेगा। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का क्या था, तो पतन स्थल था, या पतन स्थल जो है किसे कहा जाता है सिंधु सभ्यता का, तो पतन स्थल जो है ये लोथल को कहा जाता है। यानी जो यहाँ से जो है व्यापार होते थे, व्यापार का केंद्र कौन था सिंधु सभ्यता में, तो लोथल था। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है शहर दोस्तों रोपड़ ये कहाँ पर है दोस्तों, तो रोपड़ जो है ये पंजाब में है। रोपड़ कहाँ पर है, तो ये पंजाब में। रोपड़ कहाँ पर मिलेगा, तो पंजाब में। बात किया जाए भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल कौन था, तो भारत में सबसे बड़ा जो सिंधु सभ्यता है वो राखी गढ़ी है। भारत में सबसे बड़ी जो अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता का स्थल कौन था, तो भारत में सबसे बड़ा जो सिंधु सभ्यता का स्थल है ये राखी गढ़ी है, जो आपका हरियाणा में है। तो इन पॉइंट को ध्यान में रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, जो हड़प्पा सभ्यता था ये इसकी आकृति कैसे थी, तो हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति थी ये त्रिभुजाकार थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति थी ये कैसी थी, तो त्रिभुजाकार थी, जिसका जो नॉर्थ पार्ट है, इस आकृति में जो नॉर्थ पार्ट है ये किसको बताता था, ये जम्मू एंड कश्मीर। नॉर्थ पार्ट किसको, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, तो मांडा। जम्मू एंड कश्मीर में जो मांडा था ये इसको बताता था, ये नॉर्थ पार्ट। ये जो है जम्मू कश्मीर का जो मांडा वाला क्षेत्र था ये किस नदी पर स्थित था, तो ये चिनाब नदी पर स्थित था। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर का जो मांडा वाला क्षेत्र था ये चिनाब नदी पर स्थित था। उसके बाद ये जो ईस्ट पार्ट है, ईस्ट पार्ट जो है ये कहाँ पर था दोस्तों, तो ईस्ट पार्ट जो है ये यूपी में पड़ता था। ईस्ट पार्ट कहाँ पर पड़ता था, यूपी में। यूपी में कौन सा जगह, तो यूपी में एक आलमगीरपुर करके था दोस्तों। यूपी में कौन सा जगह, तो आलमगीरपुर करके एक जगह था जो यूपी में है। तो ये इसके ईस्ट पार्ट को शो करता था। और ये ईस्ट पर आलमगीरपुर ये किस नदी पर स्थित था, तो ये हिंडन नदी। नदी का भी नाम याद रखिए, आलमगीरपुर किस नदी पर, तो हिंडन नदी पर। उसके बाद इसका जो साउथ वाला पार्ट था, इसका साउथ पार्ट किसको दर्शाता था दोस्तों, तो साउथ पार्ट जो था ये महाराष्ट्र में स्थित था। महाराष्ट्र में कौन सा जगह, तो दैमाबाद। महाराष्ट्र में कौन सा जगह, दैमाबाद। और ये किस नदी पर था, तो ये गोदावरी नदी पर था। साउथ पार्ट कौन सा नदी पर, तो गोदावरी नदी, महाराष्ट्र में, दैमाबाद में। उसके बाद इसका जो वेस्ट पास यानी पश्चिम वाला पार्ट है ये किसको बताता था दोस्तों, तो ये सूतका गेंडोर था ये साउथ पार्ट। और ये किस नदी पर था दोस्तों, ये दशक नदी। सूतका गेंडोर दशक नदी। और कहाँ पर ये स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। तो इस तरह जो है ये हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी था। इसका नॉर्थ पार्ट था जो जम्मू कश्मीर मांडा में था, जो चिनाब नदी पर बताता था। यहाँ पर इसका ईस्ट पार्ट यूपी आलमगीरपुर में स्थित था, जो हिंडन नदी पर स्थित है। साउथ पार्ट जो है महाराष्ट्र दैमाबाद, जो गोदावरी नदी पर स्थित था। और जो पश्चिम या वेस्ट पार्ट था ये सूतका गेंडोर दशक नदी पर स्थित था, जो पाकिस्तान में था। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, तो पूर्वी सीमा हो गया दोस्तों आलमगीरपुर यूपी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मगध का कौन सा शासक जो बुद्ध के समकालीन थे, तो बुद्ध के समकालीन कौन थे दोस्तों, तो मगध में जो शासक बुद्ध के समकालीन हुए वो थे बिंबिसार, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और पॉइंट याद रखिए दोस्तों कि बुद्ध के जो कौन कौन फॉलोअर थे, बुद्ध के जो फॉलो करने वाले पुराने साम्राज्य में कौन कौन थे बुद्ध के फॉलोअर। तो सबसे पहले जो बात किया जाए मगध में तो बिंबिसार तो इनके समकालीन ही थे। उसके अलावा बिंबिसार में जो है और कौन थे दोस्तों, तो हर्यक वंश से थे हर्यक वंश के दो शासक थे। हर्यक वंश के दो शासक, एक तो बिंबिसार हो गए और दूसरा आपका अजातशत्रु भी जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे। तो अजातशत्रु हर्यक वंश के कौन हो गए दोस्तों, हर्यक वंश के दो, एक बिंबिसार जो बुद्ध के ही समकालीन थे। उसके बाद जो है अजातशत्रु जो है ये भी हर्यक वंश के थे और ये बुद्ध को मानते थे। अब इसके बाद दोस्तों बुद्ध के मानने वाले में और किस वंश के शासक आते हैं, तो शिशुनाग वंश, इनका भी नाम ध्यान में रखें, शिशुनाग वंश के जो शासक थे इनका नाम था काला अशोक। शिशुनाग वंश के शासक काला अशोक भी जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उसके अलावा और याद रखिए दोस्तों मौर्य वंश से कौन थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो मौर्य वंश से दोस्तों कौन हुए, तो अशोक सम्राट अशोक थे, ये जो है बौद्ध धर्म को अंतिम समय में अपना लिए थे। उसके अलावा दोस्तों कुषाण वंश याद रखिए, कुषाण वंश में कौन थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो कुषाण वंश में जो थे ये कनिष्क थे। कुषाण वंश के कौन शासक हुए जो बौद्ध धर्म को अपनाए थे, तो कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे। तो इस तरह ये कुछ शासक थे जो बौद्ध धर्म को अपनाए थे, तो इनका नाम आप जरूर ध्यान में रखें। सो यहाँ पर क्या क्वेश्चन था दोस्तों कि मगध में कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था, तो बुद्ध के समकालीन ये बिंबिसार थे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचमार्क का सिक्का कहाँ चलता था, तो पंचमार्क का सिक्का आपका मौर्य काल में देखा गया दोस्तों, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का आक्रमण जो है इनमें से किसके काल में हुआ, तो सिकंदर का आक्रमण दोस्तों किसके शासन काल में होता है, तो ये नंद वंश के शासन काल में होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सिकंदर का जो है अतिक्रमण किसके शासन काल में होता है, नंद वंश दोस्तों ये कब से कब चलता है, तो नंद वंश जो है ये दोस्तों ये सन
344 से लेकर 323 बीसी तक एक वंश जो है मगध पर उदय होता है, जो 344 से लेकर 323 बीसी तक चलता है। ये एग्जाम में ये भी पूछा जाता है जो कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो नंद वंश के संस्थापक थे ये महापदम नंद जो है ये नंद वंश के संस्थापक थे। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ धनानंद। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ दोस्तों। तो धनानंद। तो धनानंद के ही शासन काल में जो है आपका सिकंदर का जो आक्रमण होता है। धनानंद के ही शासन काल में जो है सिकंदर का आक्रमण होता है भारत पर। और ये किस वर्ष होता है। तो 323 बीसी में जो है सिकंदर का धनानंद के शासन काल में सिकंदर का आक्रमण होता है 323 बीसी में भारत पर। उसके अलावा दोस्तों ये धनानंद था, धनानंद को कौन सा जो है शासक मारकर यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो धनानंद को जो है कौन सा शासक। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका नाम आप जरूर सुने होंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को जो है युद्ध में पराजित कर यहाँ पर फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का इसमें जो हेल्प कौन करता है दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो हेल्प है ये चाणक्य करते हैं। चाणक्य कौन थे दोस्तों। तो ये धनानंद के दरबार में एक दरबारी थे, लेकिन धनानंद इनका जो है बेइज्जती करके इन्हें अपने दरबार से भगा देता है। तो उसके बाद ये ठान लेते हैं कि इनका साम्राज्य जो है धनानंद का साम्राज्य को ये गिरा कर रहेंगे। तभी ये चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी शिक्षा दीक्षा देते हैं और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं और धनानंद से जो है युद्ध कराकर धनानंद को उनके सत्ता से हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के जो है अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप्स को जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और जेम्स प्रिंसेप्स जो है अशोक के अभिलेख को कब पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप्स के द्वारा जो है अशोक का शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा गया। कब। 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने अभिलेखों में पराया अशोक किस नाम से संवर्धित हैं। तो अपने अभिलेखों में पराया जो अशोक संवर्धित हैं वो प्रियदर्शी के नाम से, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अपने अभिलेखों में जो है अशोक किस नाम से प्रचलित हैं दोस्तों। तो प्रियदर्शी। इनके जो कुछ अभिलेख हैं तो कुछ अभिलेख में अशोक का नाम जो है अलग अलग मिलता है। जैसे मास्की अभिलेख जो है दोस्तों मास्की अभिलेख इसमें जो है अशोक का नाम क्या मिलता है। तो मास्की अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है। मास्की अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है दोस्तों। तो मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है। उसके बाद एक और अभिलेख है गुर्जरा अभिलेख। मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख है। गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक का नाम क्या मिलता है। तो गुर्जरा अभिलेख में जो है अशोक का नाम दोस्तों देव नाम प्रियदर्शी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देव नाम प्रियदर्शी जो है किस अभिलेख में उल्लेख है अशोक का नाम। तो देव नाम प्रियदर्शी जो है ये गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। तो अशोक ने अपने शिलालेख में दोस्तों दक्षिण के 4 राज्य का जो है उल्लेख किया था। अशोक ने अपने जो है शिलालेख में दक्षिण के कितने राज्यों का उल्लेख करता है। तो 4 राज्यों का। ये राज्य कौन कौन थे दोस्तों। तो इसमें से जो राज्य थे ये पहला तो चोल हो गया। दूसरा हो गया पांड्य। चोल पांड्य। उसके बाद आपका सत्यपुत्र और एक केरल पुत्र। तीसरा हो गया सत्यपुत्र और चौथा हो गया केरल पुत्र। तो ये इन 4 जो है दक्षिण भारत के राज्यों का जो है अशोक ने अपने शिलालेख में है वर्णन किया था। बाकी जो कुषाण का जो है ये उनके शिलालेख में देखने को जो है कुषाण का जो है वर्णन अशोक के शिलालेख में नहीं मिलता है। अशोक के शिलालेख में किन दक्षिण भारत के 4 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो चोल पांड्य सत्यपुत्र और केरल पुत्र इनका जो है उल्लेख मिलता है और कुषाण का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो है निर्माण पूरा हुआ था। तो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके शासनकाल में पूरा होता है दोस्तों। तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में जो है कोलकाता में विक्टोरियन मेमोरियल जो है उसका निर्माण पूरा होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
उसके अलावा दोस्तों कुछ और पॉइंट याद रखिए, जैसे अगर बात किया जाए कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है इसकी स्थापना कब से स्टार्ट होती है, इसका जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है इसका स्थापना का है ये सबसे पहले जो है सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का सुझाव सबसे पहला 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में किसके द्वारा दिया जाता है, तो कर्जन के द्वारा दिया जाता है सुझाव। उसके बाद जो इसका शिलान्यास जो किया जाता है दोस्तों ये जॉर्ज पंचम के द्वारा, जॉर्ज पंचम के द्वारा इसका शिलान्यास जो है 1906 ईस्वी में किया जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल बनाने का सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद अगर बोला जाए कि इसका जो है शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, तो जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। और इसका जो है ये कार्य किसके कार्यकाल में पूरा हुआ, तो ये लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में पूरा होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहता है दोस्तों, तो लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल है वर्ष 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक रहता है। वर्ष 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक जो है लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के जो लेखक द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के जो लेखक हैं ये राम मनोहर लोहिया है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा या स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है, तो निम्न में से किसे जो है इस्पात का चौखट या स्टील फ्रेम का संज्ञा दिया गया है, तो ये भारतीय नागरिक सेवा को, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आईसीएस को जो है इस्पात का चौखट या भारतीय नागरिक सेवा को जो है स्टील फ्रेम का संज्ञा दिया गया। आईसीएस के जनक या भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आईसीएस का जनक या भारतीय नागरिक सेवा का जनक जो है ये लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, तो लॉर्ड कर्नवालिस, इनका नाम जरूर ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लॉर्ड कर्नवालिस को जो है भारतीय सिविल सेवा का जनक का कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कर्नवालिस को। उसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट याद रखिए कि भारतीय सिविल सेवा में पास होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, इनका भी नाम याद रखिए, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है आईसीएस परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय थे। और ये किस वर्ष जो है आईसीएस की परीक्षा पास करते हैं, तो 1863 ईस्वी में, तो ये भी डेट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश में भारतीय स्वायत्ता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है कब से लागू कर दिया गया था, तो भारत में जो है प्रांतीय स्वायत्ता कब दिया गया था दोस्तों, तो भारत में जो प्रांतीय स्वायत्ता दिया गया था तो ये भारत अधिनियम 1935 के द्वारा दिया गया था, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा जो भारत शासन अधिनियम के अलावा और क्या क्या इसमें पॉइंट याद रखिए दोस्तों, तो केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन किसके द्वारा दिया गया था, तो केंद्र में जो है द्वैत शासन ये भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही लाया गया था। उसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम के ही द्वारा किया गया था। उसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट याद रखिए, जो आरबीआई जो हम अपना सेंट्रल बैंक है इसका भी निर्माण जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना अमृत बाजार पत्रिका का जो है इसका स्थापना किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो अमृत बाजार पत्रिका इसका जो स्थापना ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा जो है लॉर्ड कर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था, तो ये कौन सा अधिनियम के द्वारा जो है लॉर्ड कर्नवालिस जो है अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द कर सकता था दोस्तों, तो ये 1786 का एक्ट है। 1786 के एक्ट के द्वारा जो है लॉर्ड कर्नवालिस अपने काउंसिल के लिए गए किसी भी फैसले को रद्द कर सकता था, तो ये कौन सा एक्ट है, 1786 का एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया गया, तो 1878 का जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भारतीय समाचार पर प्रतिबंध के लिए लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये भारतीय समाचार पर प्रतिबंध के लिए लाया गया था। और ये कब लाया गया था, तो ये 1878 ईस्वी में किसके द्वारा लाया गया था, तो 1878 ईस्वी में ये दोस्तों लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। ये जो एक्ट है ये किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा। उसके बाद इसे बंद कब किया गया, तो ये इसे जो है 1882 ईस्वी में, कब 1882 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे
प्रतिबंध कर दिया गया था। लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लाया गया था 1878 ईस्वी में और इसे बंद किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिका में जो है फ्री हिंदुस्तान अखबार का शुरुआत ये तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो किस एक्ट के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर के सिद्ध किया? तो कौन सा विद्रोह का जो है उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में मिलता है दोस्तों? तो ये विद्रोह का नाम है सन्यासी विद्रोह, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने जो है उपन्यास आनंद मठ में करते हैं। कौन सा विद्रोह का जो उल्लेख है बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास आनंद मठ में करते हैं? तो सन्यासी विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये प्रारूप समिति के सदस्य में नहीं थे। बाकी दोस्तों प्रारूप समिति के बारे में आप लोगों को पता है कि ये प्रारूप समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, इसके सदस्य में कौन कौन शामिल थे दोस्तों? तो इनके सदस्य में जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी शामिल थे, गोपालाचारी अयंगर शामिल थे। उसके बाद एक और नाम याद रखिए दोस्तों, बी एल मित्र ये भी थे। तो बी एल मित्र का बाद में ये जो है प्रारूप समिति सदस्य छोड़ देते हैं, तो इनके जगह कौन आते हैं दोस्तों? तो इनके जगह जो है एन माधवराव आते हैं। किसके जगह? तो बी एल मित्र के जगह आते हैं एन माधवराव। उसके अलावा दोस्तों एक और व्यक्ति थे टीटी कृष्णाचारी, ये भी इनका नाम याद रखिए। टीटी कृष्णाचारी जो है ये भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य में शामिल थे। प्रारूप समिति के सदस्य में कौन कौन शामिल थे? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी हो गए, गोपालाचारी अयंगर हो गए, एन माधवराव हो गए और टीटी कृष्णाचारी, ये सभी जो है ये प्रारूप समिति के सदस्य में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? तो ये कानून के शासन की अवधारणा ये कौन से देश से ली गई है दोस्तों? तो ये ब्रिटेन से ली गई है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कानून के शासन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग? तो संविधान का अनुच्छेद 124(4) के तहत जो है 124(4) के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जा सकता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार को प्रदान करता है? तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था दोस्तों? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2003। 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो ये 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाना जो है सभी पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाना पेरेंट्स और राज्य का कर्तव्य होगा। ये 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया और इसे जो है एक मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। और ये किस अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया? तो इसे 21A में शामिल किया गया दोस्तों। जो ये शिक्षा का अधिकार है ये जो मौलिक अधिकार में शामिल हुआ 86वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, तो ये कौन से अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया? तो 21A में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो जनहित याचिका जो आप करते हैं
PIL ये जो है ये किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो अमेरिका यानी USA, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में ये मौलिक अधिकार का संरक्षण, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है दोस्तों? तो न्यायालय ही है। तो ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद जो है समाज में गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? कौन सा जो अनुच्छेद है समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? ये कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन है दोस्तों? तो इसका जो वर्णन है 39A में है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत में जो है वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और वित्त आयोग का जो है वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग का जो वर्णन है अनुच्छेद 280 में, वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है दोस्तों। तो ये भी ध्यान में रखिए इसका अनुच्छेद। और उसके बाद बताइए आप लोग, चलिए कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में जो है वित्त आयोग कौन है? वर्तमान में जो है वित्त आयोग के नाम क्या है उनका, इनका जो आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग के द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये परिसीमन आयोग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, तो उस आदेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला, उसी के लिए गठित समिति के द्वारा उसकी जो है जांच की जाती है। तो परिसीमन आयोग के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है, तो उसका जो जांच है उसी के द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जाता है। ये कथन यहाँ पर सही है, यानी जो यहाँ पर पहला कथन सही है। वे न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ये भी सही है। हाँ, ये जो है इनका जो आदेश जो भी जारी होगा तो उसके बारे में जो है न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। वे अंतिम है, किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं, इनके जो आदेश हैं ये अंतिम नहीं होता और इसे कोई भी अदालत में चुनौती दिया जा सकता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यही जो कथन है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषता है? मतलब कौन सा जो विशेषता स्वीडिश से सरकार से ली गई है, स्वीडिश देश से लिया गया है? तो ये कौन सी विशेषता है दोस्तों? तो कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता, ये भी स्वीडन से लिया गया है। स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति, ये भी स्वीडन से लिया गया है। शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जाँच, ये भी स्वीडिश से लिया गया है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, आंसू गैस में कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो आंसू गैस में जो है कौन सा पदार्थ घुला हो जाएगा? तो ये सामान्य नमक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सामान्य नमक है NaCl जो है ये आंसू में जो है समान मात्रा में घुला होता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो आंसू गैस है उसका फॉर्मूला क्या होगा? आंसू गैस ये किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो कौन कौन से तत्व हैं जो परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं? तो ये दोस्तों सोडियम हो जाएगा। सोडियम के अलावा आप याद रखिए सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम मैग्नीशियम, उसके बाद वो आपका हो जाएगा कैल्शियम, उसके बाद एल्युमिनियम। सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्युमिनियम जो है ये सारे जो है ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रिया करके परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाते थे। इनका नाम जरूर ध्यान में रखिए, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम और एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश में जो है नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश का जो नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर विकिरण की प्रक्रिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आकाश का जो नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? तो ये परिकिरण के द्वारा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये सारे हो जाएंगे वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा जो है सौर विकिरण का परिकिरण, सौर विकिरणों का जो है धूल कण के द्वारा परिकिरण के कारण ही जो है आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेज गति से आता हुआ वाहन का हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, जब कोई गाड़ी जो है तेज गति से आएगा और वो हॉर्न बजाएगा तो हॉर्न का जो पिच है वो किस तरह होगा दोस्तों? तो हॉर्न का पिच जो है हमें अधिक सुनाई देगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही ताप और एक ही दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, ये कथन क्या है, एक ही ताप और एक ही दाब पर समान आयतन वाले गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में यह कौन सा नियम है? तो ये कौन से नियम के तहत है दोस्तों? तो ये जो नियम है अवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक ही ताप और दाब पर जो है समान आयतन वाले गैसों के अणुओं की संख्या समान होगी। ये कौन सा नियम है? तो अवोगाद्रो की परिकल्पना है, ये अवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र में पानी से नमक निकालने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है? तो समुद्र से जो है पानी और नमक को अलग करने के लिए जो है वाष्पीकरण का यूज किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। समुद्र से जो है पानी और नमक को अलग करने की विधि कौन सा है? तो ये वाष्पीकरण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो मनुष्य में जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है ये सेरिबेरम है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिबेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा ये इंसुलिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो हार्मोन शब्द का जो नामकरण है ये बेलिस और स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हार्मोन शब्द का जो है नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो बेलिस और स्टार्लिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से जो है आयोडीन प्राप्त होता है? तो जिससे हमें आयोडीन प्राप्त होता है उसका नाम है लेमिनेरिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये लेमिनेरिया नामक शैवाल से हमें आयोडीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक कहां पर होगी? तो अप्रैल 2024 में जो है संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों का बैठक ये अस्ताना कजाकिस्तान में होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में संघाई संगठन का जो रक्षा मंत्रियों का बैठक कहाँ पर होगा? अस्ताना कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट की नवीनतम लघु भाषा मॉडल का नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है अभी बनाया गया नवीनतम लघु भाषा मॉडल, इसका नाम है फी3 मिनी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये एक एआई बेस्ड लघु भाषा मॉडल है, एआई बेस्ड लघु भाषा मॉडल है जिसका नाम है फी3 मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अभी हाल में ही मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में जो है हाल में मुख्य सूचना आयुक्त ये हीरालाल समरिया को नियुक्त किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो भारत का जो पहला कार्बन मुक्त राज्य है ये कौन बन गया दोस्तों? तो भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य जो है ये हिमाचल प्रदेश बना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार ने किस शहर को जो है भारत का पहला एआईसीटी के रूप में विकसित करने का घोषणा किया है? तो यूपी राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला एआईसीटी शहर जो है ये लखनऊ को विकसित करने की घोषणा की गई, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लखनऊ को जो है भारत का पहला एआईसीटी के रूप में विकसित किया जाएगा, लखनऊ को जो है भारत का पहला एआईसीटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो कौन सा खिलाड़ी है दोस्तों? ये चिराग सेन के द्वारा जो है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को जो है अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार मिला है? तो अंग्रेजी भाषा का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए किसको मिला है? तो ये जो है नीलम शरण गौर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो नीलम शरण गौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का जो है खिताब जीता? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब ये किसने जीता है दोस्तों? तो ये हरियाणा के द्वारा जीत लिया गया। हरियाणा राज्य ने जो है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जो है सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सक अधिकारी बनी है? तो सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा जो है ये बनी है गीतिका कौल, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सक कौन बनी है दोस्तों? तो गीतिका कौल। और जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो डेविस कप 2023 का खिताब ये इटली के द्वारा जीत लिया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।